Hello students, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. Last video we have seen what is the Euclid division lemma. फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Euclid's division lemma. क्या होता है Euclid's division lemma? इसमें हमने बताया इफ इट इज गिवन ए एंड बी इज टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हों तो देयर विल बी एग्जिस्ट क्यू एंड आर. देयर विल बी एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर विथ दिस inequalities R must be equal to or greater than 0 and less than. ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमने इसको छोटे क्लास में पढ़ा है. छोटे क्लास में हम इसको कैसे जानते थे? हम जानते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें कोशिएंट क्या है Q और रिमाइंडर क्या है R. डिविडेंड और डिवाइजर आपको क्या होगा दिया रहेगा. जैसे मान लीजिए आपको 9 और 4 दिया हुआ है. जैसे मान लीजिए आपको 9 एंड 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? 9 और 4 दिया हुआ है, दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो देयर विल बी एग्जिस्ट सम टू अदर पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर. कैसे पता करेंगे? 9 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकला 1. देखिए 9 इसमें 9 4 2 और 1 में क्या रिलेशन है? 9 क्या था A, 4 क्या है B, ये कोशिएंट क्या है Q और ये क्या है R. देखिए रिलेशन क्या आ रहा है. 9 इक्वल टू आएगा 4 इंटू 2 प्लस 1. छोटे क्लास में हमने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. 4 2 जा 8 प्लस 1 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा है. एक बात याद रखना है, ये जो रिमाइंडर होगा ये ऑलवेज क्या होगा डिवाइजर से छोटा होगा, यानी B से छोटा होगा. तो हमारे ख्याल से यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया होगा. आगे हम समझते हैं कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसको समझना है हमें. अब देखो एल्गोरिथम का सीधा सा मतलब होता है, यहाँ पे एल्गोरिथम वर्ड का मतलब है कि सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व a particular problem, to solve a particular problem. अब देखो, अब एल्गोरिथम का मतलब है सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या हो जाएगा? यह यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है. तो इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या फाइंड करते हैं? हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से कंप्यूट करते हैं क्या HCF, टू कंप्यूट द HCF, टू कंप्यूट द HCF. अब कैसे इसे HCF कंप्यूट करते हैं? तो सबसे पहले हमें कोई दो इंटीजर दिया हुआ है. लेट अस सपोज कि मान लीजिए A और B इंटीजर दिया हुआ है. A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया हुआ, और A और B का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना. तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? फॉलोइंग स्टेप्स होंगे. मान लीजिए A और B दिया हुआ है, जिसमें A क्या है ग्रेटर है B से, तो A और B पे हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे, और हमें मिलेगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस R मिलेगा. अब अगर यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन B से क्या होगी? छोटी होगी. पहला काम क्या करना है? जो दो इंटीजर दिया हुआ है उन दोनों इंटीजर में क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है. उसके बाद हमें रिमाइंडर को देखना. अगर रिमाइंडर 0 है
अगर यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है। एक केस है कि अगर मान लीजिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा ए और बी का बी, ए और बी का HCF क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इफ R इज इक्वल टू नॉट 0, अगर R 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू डिवाइजर एंड रिमाइंडर, टू बी एंड आर, बी और आर पे अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें फिर से कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो वही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर हम इसी प्रोसेस को करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो अभी हमको ये समझना है, अभी तो ये थ्योरी हो गई, अब इसको हमें समझना है कि आखिर एक्चुअल में हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपका एक्सरसाइज 1.1 ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए 135 एंड 225, मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन निकाल लिया एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमें HCF निकालना 135 एंड 225। तो कैसे हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम कैसे HCF निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि जो 225 है वो क्या है, ग्रेटर है 135 के। तो हम क्या करेंगे, 225 और 135 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर 225 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 225 इजिकल टू हो जाएगा, देखिए क्या होगा, 135 से आप क्या करो 225 को डिवाइड कर दो, 1 जा जाएगा, कितना बचेगा 90। अब क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे क्या, डिवाइजर, क्या है डिवाइजर 135 इंटू कोशिएंट, क्या है कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर। अभी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, किस पे, डिवाइजर और रिमाइंडर पे। यानी अब यहाँ पे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू समथिंग। तो अब क्या करते हैं, 135 को डिवाइड कर देते हैं किसमें, 90 से। ध्यान रखना है किसमें, डिवाइजर और रिमाइंडर में नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। फिर हम करेंगे तो क्या आएगा 45 आया इंटू 1 प्लस 45, 91 या 90 अब प्लस 45 135 हो गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब न्यू डिवाइजर और न्यू रिमाइंडर पे अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। देखो अगर तुम 90 को 45 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर अब 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF, किसका HCF 225 और 135 का HCF क्या हो जाएगा, जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेज का डिवाइजर ही क्या होता है, HCF होता है। HCF हो जाएगा 45। आई होप यू गॉट इट। कैसे हम कंप्यूट करेंगे HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है। अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि 425 क्या है, ग्रेटर है किससे, 1656 से, 1656 से। तो हम इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 टाइम्स में तो डिवीजन चला जाएगा, 1600 2 जा 3200 होगा। तो हम कर लेते हैं पहले, इक्वल टू 1656 इंटू 2 डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बचेगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 1656 से तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 1312 होगा, 713 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आगे आते हैं, अब क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ये डिवाइजर है और ये जो रिमाइंडर है, इस पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी 1656 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 713 इंटू 2, अगेन 2 टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स में कितना होगा देख लेते हैं। 1656 को आप 713 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में कितना आएगा, 1426। आपके पास बचेगा 230। तो हम लिख लेंगे क्या, प्लस 230। फिर अब क्या करेंगे, अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, ये स्टेप तब तक करना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर उठा लेंगे। तो इस डिवाइजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 230 इंटू 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 690 हो रहा है, देख लीजिए। 713 को हम क्या किए, 230 से डिवाइड किए तो 3 टाइम्स में कितना होगा, 096। अब माइनस किया तो आपके पास कितना बचा, 23। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 23। अब क्या होगा, इसमें और इसमें फिर अप्लाई करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 23 10 जा क्या होगा, 230 होगा, यानी 23 इंटू 10। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखें यहाँ पे, अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 230 तो हो ही जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस स्टेज पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इस स्टेज पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 होता है उसी स्टेज का डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ किसका, एचसीएफ 1656 और 4025 का एचसीएफ कितना होगा, 23। आई होप यू गॉट इट, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर होता तो सबसे पहले हम क्या करते, 2 नंबर का एचसीएफ निकालते, फिर एचसीएफ के साथ जो लोवेस्ट 15 और 25, पहले हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1 प्लस 10। फिर हम क्या करेंगे, 15 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 5। फिर क्या, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। यानी एचसीएफ यहाँ क्या हो गया, एचसीएफ किसका, एचसीएफ 15 और 25 का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 और 30 के साथ अगेन डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू जो एचसीएफ आया है एंड जो हमारा एक नंबर बचा हुआ था 5 एंड 30। तो आप जब 30 इक्वल टू क्या होगा, तो आप देख रहे हो इसी से कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 इंटू 6 प्लस 0 आ जा रहा है, यानी रिमाइंडर इसी पहले स्टेज पे ही 0 आ जा रहा है। तो जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वही फाइनली क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होता, 0 क्या होगा, 5 होगा। अगर ये 0 नहीं आता तो आगे इसी तरीके से हम प्रोसेस क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो एचसीएफ किसका किसका 10 15 25 एंड 30 का एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। आई होप देयर इज नो डाउट। अब जितने भी नंबर रहे हम इसी तरीके से क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। आगे समझते हैं। अब आपका एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको आप लगा सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5। पिछले वीडियो में हम इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें केवल एचसीएफ निकालना है, जिसको आपने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। हमें प्रूव करना है कि किसी भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो या तो 3m होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा, 3m होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्क्वायर नंबर का जो फॉर्म होगा या तो 3m होगा या तो 3m + 1 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, अगर उससे 3 से डिवाइड करोगे या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या तो रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। चलो चेक करके दिखा देते हैं। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 1 है। 1 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करोगे 0
पार में जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। यानी 1 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 0 प्लस 1। ये देखो 3m प्लस 1 के फॉर्म में है कि नहीं। उससे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है, 4 है। 4 को देखो क्या लिखोगे, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 और प्लस 1, देखो 3m प्लस 1 के फॉर्म में है कि नहीं है। उससे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है, 9 है। देखो 3 इंटू 3, 3m के फॉर्म में है कि नहीं है। आगे देखो 16 है, 16 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 प्लस 1, देखो 3m प्लस 1 के फॉर्म में है कि नहीं है। 3 से जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 1 आ रहा है या तो वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। आगे देखो 25 है, तो 3 इंटू 8 प्लस 1, देखो रिमाइंडर 1 आया। 3 से अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। उसके आगे देखो क्या है, 36 है, तो 3 इंटू 12, देखो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से उसके आगे और देखोगे 49 है, 49 क्या होगा, 3 इंटू 16 प्लस 1। यानी कि कोई भी स्क्वायर नंबर या तो 3 से डिविजिबल होगा या तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि हाँ कोई भी स्क्वायर नंबर जो है वो या तो 3 से डिविजिबल होता है या तो उसको जब 3 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है। उसी तरीके से मान लेंगे, लेट अस अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to A and B such that A equal to 3q plus R where B is equal to 3। अब देखो हमें ये ध्यान रखना है, हमको जिस फॉर्म में लाना है B को वही रखना है, B को वही रखना है, या उससे छोटा रख सकते हैं। लेकिन कब, जब A का स्क्वायर करें तो वो 3 के मल्टीपल में आए। अगर 3 के फॉर्म में रखना है तो 3 के मल्टीपल में आए। जैसे मान लो अब कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर 3 से छोटा नहीं है जिसका स्क्वायर करें हम तो 3 के टेबल में आता हो। जैसे मान लो को हम 0 नहीं लेते हैं, ये को छोड़ देते हैं। अब 1 को देखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। तो हमको 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा जो 3 का क्या है, मल्टीपल है। जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना होता है, जो चीज प्रूव करना होता है, हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो हम वो छोटा से छोटा नंबर लेते हैं कि उस नंबर का स्क्वायर उसका मल्टीपल हो, उससे डिविजिबल हो। चलो, तो हम इसीलिए यहाँ पे b को क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। तो हम जानते हैं r जो होगा, r के लिए कंडीशन क्या है, सिंस r जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो r की वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी। समझ आ रही बात, 0 1 या 2 होगी। तो इफ r इक्वल टू 0, पहला केस, इफ r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q। तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 9q स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर को लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब देखो, अब ये 3q स्क्वायर को m मान सकते हो नहीं मान सकते हो, मान सकते हो। तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 3q स्क्वायर कोई इंटीजर है कि नहीं है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि a स्क्वायर जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3q स्क्वायर टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो ये 3q स्क्वायर क्या है, कोई एक इंटीजर है। 3q स्क्वायर क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो हम इस इंटीजर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, यम कंसिडर कर लेते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग 3q स्क्वायर इक्वल टू m। 3m का मतलब क्या है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल। जब 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर नहीं आए, उसी को 3m बोलते हैं। m का मतलब क्या है, कोई भी इंटीजर। तो 3q स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे m ले लिया। तो आपने देखा कि पहले केस में अगर r 0 है
तो जो इसका स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में होगा। अब दूसरा केस उठाते हैं। इफ r इक्वल टू क्या है 1, इफ r इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, a जो होगा वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9q स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे, 2a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो a का स्क्वायर कितना हो गया 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कितना हुआ 9q स्क्वायर हुआ। अब 2ab करेंगे तो कितना आएगा 6q आएगा, 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, 6q होगा प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 3 को कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q बचा प्लस 1। अब इसको हम फिर क्या कर, ये इसको जब भी आप सॉल्व करोगे q की कोई भी वैल्यू लो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको जब भी q की वैल्यू कुछ भी डाल के सॉल्व करो तो यह एक इंटीजर का ही फॉर्म है ना, तो यह एक इंटीजर है। इस इंटीजर को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3m प्लस 1। अब देखो क्या हुआ, दूसरे केस में अगर r 1 है तो a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्म में आया 3m प्लस 1। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि इफ r इक्वल टू क्या हो 2 हो, r अगर 2 हो तो क्या होगा a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 12q प्लस 4। अब देखो चूंकि हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इस 4 से तो 3 कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं किसमें 3 प्लस 1 में। देखो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर लिए। अब हम क्या करेंगे इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ बचेगा। इन तीनों में से 3 कॉमन करने पे ये बचेगा और प्लस 1 की ध्यान रखना, जब भी ये रिमाइंडर के प्लेस पे जो भी इंटीजर फ्री है अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम इसको उसी में तोड़ देंगे। अब देखो आगे क्या होगा, अब हम इसको m ले सकते हैं क्योंकि यह क्या है किसी इंटीजर का फॉर्म है। इसको सॉल्व करोगे क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल के तो कोई एक इंटीजर आएगा, इसको हम क्या ले लेंगे m ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम m ले लें तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ हम लिख लेंगे टेकिंग 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो अब तुमने तीनों केस में देखा, 3 ही केस पॉसिबल है। सारे इंटीजर जो होते हैं या तो क्या होते हैं 3 से डिविजिबल होते हैं, या तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देते हैं, या तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 देते हैं। तो इन तीनों केस में मैंने देखा अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्म आता है या तो 3m आ रहा है या तो 3m प्लस 1 आ रहा है। तीनों केस में देखिए, पहले केस में 3m आया था, दूसरे केस में भी 3m प्लस 1 आया था और तीसरे केस में भी 3m प्लस 1 ही आया है। यानी कि जितने भी स्क्वायर होते हैं या तो वो 3 से डिविजिबल होते हैं या तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, या उनका फॉर्म क्या होता है 3m होता है या तो 3m प्लस 1 होता है। तो अब हम यहां लिख देंगे हैंस square of all positive integers is either of the form of 3m or 3m plus 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे एक्सरसाइज का वो है, उसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखो ध्यान से। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m plus 1 और 9m plus 8।
अब देखो क्या करना है इसमें, अगर मैं यहाँ पे b को 9 ले लूं तो 9 केसेस बनेंगे। 9 केसेस सॉल्व करने में काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो मैंने तुमको ये बताया है कि सब वो छोटा से छोटा इंटीजर लेते हैं जिसका अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर करने पे जो चीज कॉमन करना है वो कॉमन मिल जाए, जिस फॉर्म में लाना है उससे डिविजिबल हो जाए। तो जैसे मान लो अगर मैं b को अगर 2 लूं तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। 8 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। अगर 3 लूं तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। 27 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है। इसलिए हम b को क्या लेंगे 3 ही लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, लेट अस अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a एंड b सच दैट a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर b इक्वल टू क्या 3। उसी तरीके से 3 केसेस बनेंगे, उसी तरीके से 3 केसेस बनेंगे। और उसी तरह यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर किया है वहां पे तुम क्या करोगे क्यूब करोगे। बिल्कुल एकदम सेम प्रोसेस, बस वहां पे तुम्हें क्या करना है क्यूब करना है। और तुम देखोगे कि जो तुम फॉर्म लाना चाह रहे हो 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 वो अपने आप आ जाएगा। थैंक यू। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, fundamental theorem of arithmetic means every composite number can be expressed or factorized as the product of primes। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं प्राइम के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द आर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। केवल आर्डर को छोड़ दिया जाए। आर्डर कहना क्या चाह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। तो मान लीजिए 20 एक कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए इसमें जो प्राइम्स हैं वो यूनिक है, 2 2 और 5 ही होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 2 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 5 2। आर्डर मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्राइम ये कंटेन कर रहा है 20 अपने फैक्टराइजेशन में वो केवल 2 2 और 5 हो रहा है। वो यूनिक रह रहा है, वो यूनिक ही होगा। इसके अतिरिक्त और नहीं हो सकता, और कोई प्राइम्स नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता इसमें 3 आ सकता है, इसमें कुछ और आ सकता है, किसी और वैसे करे तो कुछ और आ जाएगा, इसके अतिरिक्त आ जाएगा, कतई नहीं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीन है। मान लीजिए 30 का हमने फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 करिए, या 3 इंटू 2 इंटू 5 करिए, या 2 इंटू 5 इंटू 3 करिए, किसी भी ऑर्डर में लिखिए। लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 3 और 5 है। केवल 2 3 और 5 हैं जो कि यूनिक है। 30 के जब भी आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे यही 3 मिलेंगे, 2 3 और 5, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए इसी फंडामेंटल थ्योरम का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 आपका क्या कर रहा है? एग्जाम्पल 5 हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल 5 कह रहा है कि कंसिडर द नंबर 4 to the power n, consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which this end with 0। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू पॉसिबल है जिससे 4 to the power n किससे इंड होगा 0 से इंड होगा। अब इसको हमें चेक करना है कि है या नहीं है। अब देखो कोई भी नंबर अगर 0 से इंड करता है, जैसे मान लो 10 है, 10 0 से इंड किया 2 इंटू 5, इसके देखो प्राइम फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है 2 कंटेन किया 5 कंटेन किया। मान लो 20 है 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 है 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 60 है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देख लो जितने भी नंबर 0 से इंड होते हैं, जितने भी नंबर 0 से इंड होते हैं उनमें एटलीस्ट एक प्राइम 2 और एक प्राइम 5 होता है। एटलीस्ट, इससे अधिक तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक 2 और एक 5 होगा। यानी अगर यह इंड हो रहा है 0 से तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आल्सो कंटेन एटलीस्ट 1 प्राइम 2 एंड 1 प्राइम 5। तो चेक करते हैं, अब इसको चेक करते हैं। नंबर
4 to the power n into with 0, then 4 to the power n, then prime factorization of 4 to the power n would contain at least 1 prime 2 and 1 prime 5. If the number 4 to the power n end with 0, then prime factorization of 4 to the power n would contain at least 1 prime 2 and 1 prime 5. But this is not possible. Because 4 to the power n इक्वल टू क्या हो गया, 2 to the power 2 to the power n, यानी 2 to the power 2n. यानी इसका मतलब क्या है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम फैक्टर कौन है, 2 है. केवल प्राइम क्या है, 2 है. 2 के अतिरिक्त कोई और प्राइम नंबर नहीं है, 5 नहीं है. तो आप जान लो अगर इसको 0 से इंड होगा तो कम से कम एक 2 फैक्टर और एक 5 फैक्टर होना चाहिए. लेकिन इसमें केवल फैक्टर क्या आ रहा है, केवल फैक्टर 2 आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. Therefore 4 to the power n cannot be end with 0. क्लियर. इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे. अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें देता है 6 to the power n कैन end with 0 or not. इस तरीके से पूछता है. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको बताना है. कोई भी नंबर अगर 0 से इंड होता है तो कम से कम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक 2 और एक 5 कंटेन करेगा, तभी वह 0 से इंड होगा, अदरवाइज नहीं. तो इस तरीके से इसको करेंगे आप. राइट डाउन. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 में एक्सप्रेस इज द प्राइम नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. पहला दिया 140. आप इसको छोटे क्लास से करते आए हो, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 2. 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इंटू 5 इंटू 7. आप ऐसे लिख सकते हो. तो इसी तरीके से सारा पार्ट लगा लोगे इसका. अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर. वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. आपको ये ध्यान रखना है, ये होता है, यहाँ पे तो वेरीफाई करना है, लेकिन यह होता है. दिस इज द ट्रू फॉर एवरीवेयर. एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. यानी 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. इसी चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ. कौन सा एक्सरसाइज बता हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 से क्या है 26 एंड 91. तो आप कैसे भी यहाँ निकाल लो. यहाँ तो कंडीशन दिया नहीं है कि क्लिक डिवीजन लेमा से ही आपको निकालना है या कैसे निकालना है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं. 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 91 का कर लेते हैं. अब देखो 26 का क्या हो गया 2 इंटू 13 और 91 का क्या हो गया 7 इंटू 13. एचसीएफ का मतलब होता है द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, एचसीएफ. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही एचसीएफ बोलते हैं. तो एचसीएफ हो गया क्या इसका 26 और 91 का जो एचसीएफ हो गया, कॉमन कौन सा है 13. और एलसीएम का क्या होता है लोवेस्ट मल्टीपल्स. तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसमें हम सारे ले लेते हैं जो कॉमन है. ये कॉमन पार्ट को हम एक बार लेंगे.
2 इंटू 7 इंटू 13, दिस विल बी आवर एलसीएम। कितना हो जाएगा 182। ये हमारा क्या आ गया 182, इसका एलसीएम आ गया। किसका किसका 26 और 91 का। अब देखिए हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो पहले निकाल लेते हैं, सिंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ इज 13 इंटू व्हाट इज द एलसीएम 182, तो 13 टू जा 26, 13 8 जा 104 एंड 2 106, 13 1 जा 13 एंड 10 23, 2366 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 26 इंटू 91। तो देखिए तो क्या आया, एचसीएफ इंटू एलसीएम किए तो क्या आया 2366 आया, और 26 इंटू 91 किए तो क्या आया 2366 आया। 26 इंटू 91 का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी हैंस HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड। या आप यहाँ लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 26 इंटू 91 है, यहाँ आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 26 इंटू 19 इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट को आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है एलसीएम और एचसीएम निकाल लेना है, फिर आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स करेंगे, तो देखेंगे दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। ईच केस में 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट मैंने बता दिया, बाकी 3 पार्ट आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिस मेथड से मैंने निकाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, छोटे क्लास से आप निकालते आ रहे हो तो इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन एचसीएफ दिस एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो आप अभी जान चुके हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एचसीएफ, किसका किसका एचसीएफ दिया हुआ है 306 एंड 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, एंड एलसीएम व्हाट इज द एलसीएम 306 एंड 657 का आपका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम आपको फाइंड करना है, दिस यू हैव टू फाइंड। तो आप क्या जानते हो, सिंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, हमें एचसीएफ पता है एचसीएफ रख लेंगे, इंटू एलसीएम नहीं पता है एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं, इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657, 9 को इधर ट्रांसपोज करके डिवाइड कर देते हैं 306 इंटू 657 अपॉन 9 से इसको काट दे, 9 3 जा 57, 9 3 जा 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 जा 36। अब हमको क्या करना है 34 इंटू 657 करना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करती है तो वह प्राइम नंबर उस स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को भी क्या करेगी डिवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए अगर 5 100 को डिवाइड करता है तो 100 का स्क्वायर, 100 इज अ स्क्वायर नंबर, 100 इज अ स्क्वायर नंबर, 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, तो 5 मस्ट बी डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10। देखिए यहाँ पे थ्योरम लिखा हुआ है, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो देन P डिवाइड्स ए, देन P डिवाइड्स ए आल्सो। अगर कोई प्राइम नंबर P ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट ए को भी वह P प्राइम नंबर क्या करेगी डिवाइड करेगी। दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम, ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज है जब भी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिविजिटिंग
ऑफ इरेशनल नंबर। रिविजिट करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर हमने क्लास 9 में पढ़ा है, उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हेल्पफुल होगा, ये थ्योरम आपको वहां पे क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कैसे ये हेल्पफुल होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करती है तो वह प्राइम नंबर उसके स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। वो हेल्पफुल कैसे होगा, देखिए अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव करिए रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल। तो रूट 2 इज इरेशनल हमें मान लीजिए प्रूव करना है। हमको क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसे को रेशनल मान लेंगे। और आप जानते हो रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। सपोज करो अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, मान लो 10 और 25 है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा, उस कॉमन फैक्टर से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है 5। अगर हम ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करते हैं तो इसके वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा क्या 2/5, यानी 10/5 किसके इक्वल होगा, 2/5 के इक्वल होगा। 10/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/5। 10/5 और 2/5 में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई p बाई क्यू रेशनल नंबर है और उसमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर से हम क्या करें, इसमें डिवाइड कर दें। मान लीजिए कोई कॉमन फैक्टर यस है, तो यस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं और ये फॉर्म पकड़ लेता है a/b का। तो a/b जो आपका रेशनल नंबर बना, उसमें a और b दोनों को प्राइम है। दोनों क्या है, को प्राइम है। दोनों क्या है, को प्राइम है। यानी कि हम किसी भी रेशनल नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। को प्राइम का मतलब ये नहीं कि ये प्राइम होंगे, प्राइम नहीं होंगे, मतलब उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। जैसे मान लो 16 और 25 है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका केवल फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5। इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1 को छोड़ दिया जाए, कोई और फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। इस तरह के नंबर को, इस तरह के पेयर को को प्राइम बोलते हैं। इस तरह के पेयर को क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर को हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे न्यूमरेटर किस फॉर्म में होगा, a और b जो होंगे वो क्या होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। कर सकते हैं हम ऐसे, कोई भी रेशनल नंबर हो तो हम ऐसा मान लेते हैं रूट 2 इज अ रेशनल, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब रूट 2 रेशनल नंबर है, देन रूट 2 कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम। माना है ऐसा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, p बाई q कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रूट 2 इजकल टू p बाई क्यू हो गया। अब देखो सिंस रूट 2 इजकल टू p बाई क्यू, अब हम स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखो और आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर की इधर भेज दोगे तो मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर का मतलब क्या है, तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है कि अगर 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, 20 डिवाइड्स बाई 4 इन 5 टाइम्स। 20 को 4 डिवाइड करता है किस टाइम में, 5 टाइम्स में। तो इसी तरीके से पी स्क्वायर को 2 क्या करता है, डिवाइड करता है कितने टाइम्स में, क्यू स्क्वायर टाइम्स में। यानी 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर फॉर सम इंटीजर क्यू स्क्वायर। ठीक है, p डिवाइड्स, इसको पढ़ते हैं डिवाइड्स,
सॉरी 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर फॉर सम इंटीजर क्यू स्क्वायर। अभी जो थ्योरम मैं डिस्कस किया हूं कुछ देर पहले, तो 2 इज द प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, पी होगा। यानी देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी फॉर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ए ले लेते हैं, सम इंटीजर ए। तो p इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू लिख सकते हैं 2a, क्योंकि p स्क्वायर 2q स्क्वायर में डिवाइड हो रहा था, यानी 2p स्क्वायर 2 को q स्क्वायर टाइम्स में डिवाइड कर रहा था। तो इसी तरीके से हमने मान लिया, ये तो कंफर्म है कि p को 2 डिवाइड करेगा, लेकिन मान लिया कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, a टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 2a। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से वी गेट क्या मिलेगा, देखिए मैं इधर मिटा दे रहा हूं, हमें मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर हो गया, यहां क्या मिल जाएगा 4a स्क्वायर मिलेगा। अब देखो पी स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट किसे हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। हम तो लिख दिए 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे यूज किया हूं, तो इस 2 से इस 4 को हम 2 टाइम्स में, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, क्यू स्क्वायर आल्सो डिवाइड्स बाई 2 फॉर सम इंटीजर क्यू ए स्क्वायर। तो लिख लेते हैं 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर फॉर सम इंटीजर ए स्क्वायर। अब देखो यानी देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू फॉर सम इंटीजर, मान लेते हैं भी, यानी हम लिख सकते हैं। अब देखो हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 2b। अब देखो ध्यान से, यहां से हमें ध्यान से समझना एक बात है, यहाँ p भी 2 से डिवाइड है और q भी 2 से डिवाइड है, लेकिन ऊपर हमने क्या एज्यूम किया था, p और q क्या है, को प्राइम है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। q 2 से डिवाइड है, इसका मतलब q में भी फैक्टर 2 कंटेन कर रहा है, q भी फैक्टर 2 कंटेन कर रहा है और p भी फैक्टर 2 कंटेन कर रहा है, यानी इन दोनों में तो 2 फैक्टर कॉमन हो गया। यानी यह कंट्राडिक्ट कर रहा है किसको, हमारे एज्यूम्पशन को, हमारे जो एज्यूम्स किया है उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, ड्यू टू द आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। तो यही बात हम क्या करेंगे, लिख देंगे, बट इट कंट्राडिक्ट आवर एज्यूम्पशन। हटा देता हूं मैं इसको, बट इट कंट्राडिक्ट our assumption, therefore root 2 is irrational। इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। इसी तरीके से रूट 3 रूट 5 रूट 7 हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं एकदम सेम वे। वहां पे 5 फैक्टर कॉमन मिल जाएगा, अगर रूट 5 रहेगा, रूट 3 रहेगा तो 3 फैक्टर कॉमन मिल जाएगा, रूट 7 रहेगा तो रूट 7 फैक्टर कॉमन मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लेंगे, रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, रूट 6, तो आप इसी तरीके से लगा लेंगे और लग जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा टाइप, इसी में एक क्वेश्चन होता है, प्लस के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल है। ये मैं प्रूव करना, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 कैन बी रिटन एज p by q, where p and q are co-prime integers, ये co-prime integers। अब देखो रूट 3 को मैं उधर भेज दिया, इसको इधर बुला लिया,
तो √3 उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 माइनस पी बाई क्यू इजिकल टू √3 हुआ। या तुम लिख सकते हो √3 इजिकल टू क्या हो गया, 5q माइनस पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहां पे तुमको बात समझनी है कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और तुमने पढ़ा था कि इंटीजर आर अंडर क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर अंडर क्लोज्ड, यानी कि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और क्यू तो इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, रेशनल नंबर हुआ। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। लेकिन यह क्या है, यह आपका इरेशनल है, तो कभी भी कोई इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि यह दोनों इक्वल नहीं हो सकते। यहां लिख लेंगे सिंस 5q माइनस पी एंड q आर इंटीजर्स, therefore 5q minus p upon q is a rational number. 5q minus p and q are integers, तो therefore 5q minus p upon q is a rational. तो it implies √3 is also a rational. √3 is also a rational, but it contradict the fact √3 is irrational. √3 is irrational. ये हम पहले से जानते हैं, √3 क्या है, इरेशनल है। लेकिन अगर कोई भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, अगर यह रेशनल है और ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, यानी √3 भी रेशनल होगा। लेकिन √3 तो हम पहले से जानते हैं क्या है, इरेशनल है, यानी कि ये कंट्राडिक्ट करता है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, ड्यू टू द इनकरेक्ट एजुप्शन। तो देयरफॉर आवर एजुप्शन बिकम रॉन्ग एंड 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये हम नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे हेंस करके। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए, तीनों इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.4 की। एक्सरसाइज 1.4 की बात करने से पहले हमें कुछ बात समझनी है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है। We have to discuss in this exercise about terminating and non-terminating rational number. अब देखो, अगर rational number है, all the rational number can be expressed in form of p by q. तो मान लो rational number, कोई rational number a है और उसको एक्सप्रेस किया गया है p by q के फॉर्म में, तो a कब टर्मिनेटिंग होगा, अब कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो केस फर्स्ट, टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग होने के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मस्ट बी 2 to the power m and 5 to the power n। ये आपको ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए, 2 to the power m and 5 to the power n। और केस सेकेंड जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, ए नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। मान लिया यार कोई रेशनल नंबर ए है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए केस क्या है कि q का जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m इंटू 5 to the power n। और केस सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होना चाहिए,
कैन नॉट अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए यह फॉर्म नहीं होना चाहिए, 2 टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n का फॉर्म नहीं होना चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लो 7/10 है, ये रेशनल नंबर है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 10 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 5। अब ये क्या है, 2 पे पावर 1 5 पे पावर 1। देखो 2 पे पावर m एंड 5 पे पावर n, यानी 2 और 5 ही केवल कंटेन करेगा, डिनोमिनेटर केवल 2 और केवल 5 कंटेन कर रहा है, तो उस तरह के रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब मान लो एक केस आ गया 7/2 लिखा हुआ है, तो अब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो देखो 2 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में या तो केवल 2 रहे, केवल 2 है तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है 1, और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा। समझ आ रही बात। से मान लो अगर लिखा हुआ है आपके पास 13/16, तो अब 16 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, 2 पे पावर 4 आया, 2 पे पावर 4 आया, केवल 2 है इसका प्राइम फैक्टर, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, हाँ बेसिकली होगा, ये टर्मिनेटिंग ही है, क्योंकि हम 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 पे पावर 0 तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो अगर मान लो यही 13/25 है, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि 25 का मतलब क्या हुआ, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 इंटू 2 पावर 0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। देखो यही फॉर्म आ रहा है कि नहीं, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर सम इंटू 5 पे पावर सम। m और n क्या है, इंटीजर्स हैं, m और n क्या है, इंटीजर्स हैं, और नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त अगर कुछ और आ गया, जैसे मान लीजिए 17 एक और देखते हैं 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसका फॉर्म देखो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 पे पावर 2। ये इस फॉर्म में नहीं है, इसके अतिरिक्त एक 3 फैक्टर भी आ गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 2 पे पावर m तो है, 5 पे पावर n तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक फैक्टर क्या आ गया है, 3 भी आ गया है, इसलिए यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी किसी भी डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे और उसका फॉर्म केवल 2 और 5 होगा, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फॉर्म पकड़ा तो टर्मिनेटिंग, अगर ये फॉर्म नहीं आता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन 1.4 में आपको यही बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं टर्मिनेटिंग है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन के ही आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 13/25, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू का फॉर्म देखेंगे, तो 25 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू यही आएगा, यानी 5 टू द पावर 4 आ गया, और इसको क्या लिख सकते हो, इंटू 2 पे पावर 0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, therefore 13/25 इज टर्मिनेटेड, ठीक है।
जब भी इस फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब देखो इंटू 1 तो कर सकते हो ना, 1 का मतलब क्या है 2 पे पावर 0। अगर केवल 5 फैक्टर आ रहा है या केवल 2 फैक्टर आ रहा है तो उस केस में आप, अगर केवल 5 फैक्टर है तो उस केस में इंटू 2 पे पावर 0 कर लेना। अगर केवल फैक्टर 2 आ रहा है तो उस केस में हमें 5 पे पावर 0 कर लेना है। लेकिन अगर 5 या 2 के अतिरिक्त कुछ और आ गया तो नहीं होगा। जैसे देखिए आप कोई भी क्वेश्चन इसमें आप इसी तरीके से लगाएंगे। हम फिफ्थ पार्ट आपको दिखा देते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 29/343। अब 343 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। अब क्या हो गया, सिंस डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not in form of 2 पे पावर n into 5 पे पावर m, therefore it 29/343 is नॉन टर्मिनेटिंग। चूंकि इसका फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह टर्मिनेटिंग नहीं है। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनको आपको क्या करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा था ये टर्मिनेटिंग था, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 13/5 पे पावर 4। अब देखो आपको एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर नीचे हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ देखो 5 के कितने फैक्टर हैं, 4। तो हम 2 के भी 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 पे 4 हो जाएगा। जैसे अगर 5 के 1 है, अगर 2 का 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर 5 पे 2 है और 2 के भी 2 आ जाए तो 10 पे 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 पे 4 है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 16 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू 2 पे होल पावर 4 हो जाएगा। 5 2 जा क्या हो गया, 10 10 पे पावर 4 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13 एंड 7 20, और नीचे क्या आ गया, 10 पे पावर 4। अब 10 पे पावर 4 मतलब कितने डिजिट डेसिमल आपको लगा देना है, 4 डिजिट के बाद। छोटे क्लास में हम लोग पढ़े हैं ये चीज कि अगर नीचे 100 रहता है 2 डिजिट बाद, नीचे 1000 रहता है 3 डिजिट बाद, तो यहाँ पे 10,000 है तो कितने डिजिट डेसिमल लगाएंगे, 4 डिजिट बाद। तो 208 या 3 डिजिट है तो एक जीरो यहाँ पुट करके हम डेसिमल लगा देंगे। देयरफॉर क्या हो गया, आपने निकाल लिया 13/1325 इक्वल टू 0.0208। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दूसरा पार्ट 17/8 भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। जिसका टर्मिनेटिंग है उसी का केवल डेसिमल एक्सपेंशन करना है, जो टर्मिनेटिंग नहीं है उनका नहीं करना है। सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग है, पहले आप चेक करोगे कौन सा टर्मिनेटिंग है, उसको इस तरीके से करोगे। अब देखो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 पे पावर 3। अब 2 पे पावर 3 है तो हम कितने 3 और आ जाएं, 5 पे पावर कितने 3 आ जाएं तो ये 10 पे पावर 3 हो जाएगा। यानी कि 5 पे पावर 3 अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो इस पे क्या हो जाएगा, नीचे 10 पे पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया 17 इंटू 125 और नीचे क्या हो गया 10 पे पावर 3। 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, 34 एंड 8 42, 17 1 जा 17, 17 एंड 4 21 अपॉन 10 पे पावर 3। 10 पे पावर 3 का मतलब क्या है 1000, कितने बार डेसिमल लगा देंगे, 3 डिजिट बाद, यानी आ गया 2.125, यानी 17/8 इक्वल टू क्या आ गया 2.125। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम क्या कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं, किसमें, डेसिमल एक्सपेंशन में। अब देखो 9th वाला पार्ट में बता देता हूं आपको।
नाइन्थ भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। नाइन्थ को भी बता देता हूं, और भी जो होगा उसका आप करेंगे, सारा मैंने नहीं चेक किया। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में क्या है, 35/50। तो 35 क्या लिख सकते हो, 35/50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5⁵2। अब देखो यहाँ पे 5⁵2 है, हाईएस्ट पावर 5 पे क्या है, 2 है। हम इन दोनों में देखेंगे किसका पावर हाईएस्ट है। तो 5 पे पावर हाईएस्ट है, उतना ही पावर 2 का भी हमें करना है। तो उतना ही पावर करने के लिए नीचे एक 2 है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि एक 2 तो नीचे हाई ही है। तो एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2। जब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 10 पे पावर 2, यानी कितना आ जाएगा 70। डेसिमल लगा देंगे तो 0.70 या 0.7 हो जाएगा, यानी 35/150 = क्या हो जाएगा, 0.7। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट रेशनल है लेकिन टर्मिनेटिंग है, देखो टर्मिनेट हो चुका है। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका q का फॉर्म क्या होगा, 2 to the power m × 5 to the power n, यानी पहले के डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा क्या होगा, 2 to the power m × 5 to the power n। दूसरा पार्ट जो है वो आपको इरेशनल दिख रहा है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। समझ आ रही बात, देखो 1 2 0 है, फिर 1 2 00 आ गया है, फिर 1 2 000 आ गया है, यानी ना तो ये रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है, यानी इसको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो जब लिख ही नहीं सकते तो डिनोमिनेटर होने का सवाल ही नहीं उठता, जब उसका सवाल ही नहीं उठता तो उसका फॉर्म तो कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है कि ये रिपीटिंग है, बार लगा हुआ ऊपर, यानी कि वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीटिंग होगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसका फॉर्म यह नहीं होगा, यानी कि q का फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n के अलावा होगा। क्लियर, यही आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप इस वीक में पूरे चैप्टर का नोट्स बना के रखेंगे, अच्छे से एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, ऑल एग्जाम्पल्स and all questions of the exercise you have to do in this week. Thank you.